सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा ही क्या। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा ही क्या, जीने के लिए कुछ कमी भी ज़रूरी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा शाह। अ वेरी वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल द प्रीशियस व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। दर्शकों, दिन है रविवार का और जिस बात से मैंने आज के इस दिन की शुरुआत की है ना, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई होती है। क्योंकि हर रोज़, चाहे वो रविवार छुट्टियों का दिन हो या फिर हमारे कामकाज का आम दिन हो, हम हर रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें की हैं उसमें और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते चले जाना चाहते हैं। मगर कभी हम सोचते हैं क्या ठहर कर कि जो हम पाना चाहते हैं अगर उसे हम पा ही लेंगे और अगर ज़िंदगी में कुछ पाने की चाह ही नहीं रहेगी तो क्या जीने में मज़ा आएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए कुछ पाने की चाह हमेशा हमारे दिलों में बरकरार रहनी चाहिए। तो चलिए, इस बहुत ही खुशनुमे पल के साथ और इतने खूबसूरत सी सुबह के साथ इस दिन की शुरुआत हुई है, रविवार की शुरुआत हुई है। तो चलिए इस कार्यक्रम का भी आगाज़ किए देते हैं। और जैसा कि बेहद खूबसूरती से इस कार्यक्रम का हम आगाज़ करते हैं एक बेहद ही सुंदर से सुविचार के साथ, तो आइए दिखाते हैं आपको हमारा पहला और सबसे बेहतरीन सेगमेंट, आज का विचार। गर्व लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयत्न में निहित है, न कि उसे पाने में। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। जी हाँ दर्शकों, अभी अभी आपने देखा है आज का विचार में क्या कुछ हम लेकर आए थे आपके लिए, और इन विचारों से आप पूरे दिन ही पॉजिटिव रहेंगे, इसका मुझे यकीन है। मगर हम सभी में एक अलग सी रुचि होती है इतिहास को जानने की, और ख़ास कर आज के दिन में क्या कुछ खास हुआ था, इतिहास के पन्नों में क्या कुछ ऐसा दर्ज हो गया था जो आज के दिन को बेहद ख़ास बना देता है। तो चलिए इसमें भी देर न करते हुए आपको दिखाती हूँ हमारे अगले सेगमेंट में क्या कुछ हुआ था आज के दिन खास, आज का इतिहास में। देश और दुनिया के इतिहास में 26 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन वर्ष 1904 में दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली का उद्घाटन हुआ। वर्ष 1925 में आज ही के दिन तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। गुजराती साहित्यकार तारक मेहता का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ। और वर्ष 1977 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाख क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। जी हाँ दर्शकों, इतिहास को आपने जान लिया कि आज के दिन को वो कैसे ख़ास बनाता है, और इसी के साथ लौट आते हैं हम वापस अपने वर्तमान में और बात करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि बिहार बिहान कार्यक्रम में हम हर रोज़ एक ऐसे शख्सियत से आपको मुखातिब कराते हैं जिनके जीवन के कुछ पहलुओं को हम जानते हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ प्राप्त किया है, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं और उन जानकारियों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी प्रेरणा भी हम प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए, आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद है, इनके बारे में आपको कह दूं कि ये एक उद्यमी हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं। अगर मैं ये भी कहूं कि एक रिक्रूटर के रूप में भी वो कार्यरत हैं और साथ ही साथ एक ट्रेनी भी है, एक ट्रेनर भी हैं, तो कहीं से भी ये सारा परिचय जो है इनके विषय में बिल्कुल गलत नहीं होगा। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बीच में राजेश कुमार कंठ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी, आपने हमें आमंत्रित किया इस सुंदर कार्यक्रम में। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके इस बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से बिहार बिहान के सभी दर्शकों का हमारी ओर से अभिवादन है, स्वागत है, और आपने हमें मौका दिया इस कार्यक्रम का अंग बनने के लिए, इसके लिए आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि हमारे जो दर्शक हैं वो उनको आपका जो ये परिचय है ना ये मिल गया है, मगर वो सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति और इतने सारे गुण, इतने सारे कार्यक्षेत्र किस प्रकार। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं, बहुत सारी बातचीत उनसे अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आप एक उद्यमी हैं और जहां तक मुझे जानकारी है आप बिहार के समस्तीपुर ज़िला से आते हैं और फिलहाल आप पटना में ही कार्य कर रहे हैं। एक उद्यमी बनना और एक उद्यमी होना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और उद्यमी
बहुत लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, बन भी जाते हैं, मगर उद्यमी बने रहना, क्योंकि उद्यमी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप कहीं ना कहीं लोगों को भी कार्य देते हैं एक उद्यमी बनने के बाद। ये जो फैसला लिया आपने उद्यमी बनने का और फिर लोगों को कार्य देने का, ये कब और कब आपने डिसाइड कर लिया अपने जीवन में, कब कहाँ से आपके मन में आया? सही पूछा पूजा जी आपने। ग्रामीण परिवेश से आने की वजह से और जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे जिद्दोजहद को हमने अपनी नज़रों से देखा और कई ऐसे भी मौके आए जहाँ पे खुद उससे रूबरू हुआ और कई कठिनाइयाँ भी सबने झेलने को मिली। अच्छा लगा कि जब हमें उसी समय हमारे मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि खुद के साथ साथ समाज के भी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। खास करके रोज़गार के क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है जी। और रोज़गार उसका सबसे बढ़िया माध्यम होता है। स्वरोजगार सबसे बढ़िया तरीका होता है और अगर किसी को स्वरोजगार करने में या उसको रोज़गार शुरुआती दौर में रोज़गार देने में अगर आप सहयोगी बन सकते हैं तो इससे बेहतर आइडिया क्या हो सकता है। तो वही प्रेरणा, वही एक आइडिया आया दिल में जो पहले, लेकिन ये कैसे करेंगे, ये तब करेंगे जब आप खुद उसके लिए आगे बढ़ेंगे। जी। तो हमने खुद विचार किया कि खुद हम इसके लिए आगे बढ़ें और निजी सुरक्षा का क्षेत्र चुना हमने अपने लिए और इसमें 2000 ईस्वी से खुद की अपनी कंपनी शुरू की और इस क्षेत्र में भली भांति लोगों को रोज़गार देना, लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, फिर प्लेस करना, लोगों को मोटिवेट करना, फिर कई जगहों पे जा कर के सुरक्षा के वातावरण उनके मन के अंदर में उनके परिवार के साथ में जुड़ना, ये सब अच्छा लगता है हमें। और न केवल सिर्फ सुरक्षा के साथ साथ रोज़गार के साथ साथ सामाजिक रूप से हम चूँकि एक्टिव हैं तो समाज में उनकी जो इमेज है उसको भी हम मजबूत करने में हेल्प करते हैं लोगों। जी बिल्कुल। आपकी बात करूं, आप एक उद्यमी हैं, एक एंटरप्रेन्योर की बात करूं तो जो हमारे दर्शक हैं और ख़ासकर जो युवा वर्ग है आज के इस वक्त में एंटरप्रेन्योरशिप की जो पढ़ाई है वो भी युवा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी का बहुत अधिक हो गया है, क्योंकि इसकी जो महत्ता है वो समझ पा रहे हैं आज के लोग। आपने जैसा कि कहा, एक उद्यमी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है। लेकिन इस विषय में थोड़ा सा मैं और अधिक जानना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या कुछ जद्दोजहद आपने की और क्या कुछ उन्हें करना होगा। देखिए, मुझे तो शुरू में पता ही नहीं था कि ये होगा कैसे जी। लेकिन मन में ठान लिया था कि मुझे करना है, तो जो भी कठिनाइयाँ आती गई मैं उसका रास्ता निकलता गया। एक बात तो सही बात है कि अगर आप मन में विचार कर लेते हैं तो रास्ता निकलता जाता है, कठिनाइयाँ तो आएंगी ही। रही बात जहाँ तक आज के युवाओं का, तो युवाओं के मन में अब धीरे धीरे ये बात घर कर लेनी चाहिए कि नौकरी पैसा सही बात है, करना चाहिए, लेकिन स्वरोजगार और रोजगार नियोक्ता बनना उससे कहीं बेहतर ऑप्शन होता है लोगों के लिए। और इसके कई सारे सरकार के नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं और इसके कई सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। आप देखेंगे तो युवा कौशल प्रोग्राम है, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर व्यक्ति इनसे अपने को जोड़ते हैं, बहुत सारे हमारे संपर्क में भी आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं और उस गाइडेंस के माध्यम से वो अपने लिए एक नया रास्ता बनाते हैं और इससे तो उनके अपने जीवन में स्थायित्व तो आता ही है और साथ साथ जो भी कुछ जो रोज़गार के लिए लोग संपर्क में आते हैं उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। बिल्कुल अच्छी क्षेत्र है और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आप कार्य दे सकते हैं। खुद तो आप काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कई लोगों को आपने रोज़गार दे दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत अच्छे से समझ गई है और तभी उद्यमी के क्षेत्र में वो बहुत अधिक अब रुचि दिखाने लगी है। आपने अपने जीवन की जो पढ़ाई लिखाई है वो समस्तीपुर से की और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा करना है जीवन में, कुछ उपलब्धि हासिल करनी है तो बड़े शहरों में जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी। आज के वक्त की अगर मैं बात करूं तो आप कई सारे लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं और ख़ुद भी आप बहुत अच्छी पेशा से आप आते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे समाज में भी आप सेवाएं देते आ रहे हैं। आप तो गांव से ही रहे और वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई भी हुई, तो ये जो एक कहीं ना कहीं सोच है लोगों के भीतर कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर ग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद हम थोड़ा सा कहीं पीछे ना रह जाएं, इस जो सोच को अगर हम दूर करना चाहें तो आप क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने। ये सोच गलत है कि हम गांव से हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आज के समय में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ गांव के लिए गांव में है शायद शहर में नहीं है। जी। क्योंकि भारत गांव का देश है और हमारा परिवेश ग्रामीण परिवेश से है हम। बिल्कुल। तो गांव में जो हमारा देश गांव का देश होने के साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है हमारा। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में जो सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है? एग्रीकल्चर में ही है। उसके बाद हम लोगों का क्षेत्र आता है जिसमें कि निजी सुरक्षा का क्षेत्र है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का ये स्कोप बनता है। करीब 1,20,00,000 लोग इसमें अभी आज के समय में एम्प्लॉयड हैं। और तो इसलिए ये सोचना कि हम गांव में हैं इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। गलत धारणा। सूचना का युग है ये। जी। इंफॉर्मेशन एज में हम लोग रह रहे हैं। हर किसी के पास में मोबाइल है, हर किसी के पास में सारी सूचनाओं का माध्यम अवेलेबल है लोगों के पास। तो इसलिए ये सोच करना कि हम गांव से हैं हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ये गलत धारणा है। उनको इस धारणा को हटाना चाहिए जी। क्योंकि हम गांव से ही तो आके यहाँ पर बसे हैं बिल्कुल। और अभी भी हम गांव से ही जुड़े हुए हैं। और गांव के लोगों में ही जाकर के लोगों के बीच में रहने से उनके सोच को बदलने में अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं करना चाहिए नए लोगों को। और इसको चेंज करने की आवश्यकता है और इसके ऊपर में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और तभी आप यहाँ जैसा आपने कहा आप बैठे, एक उदाहरण के रूप में आप बैठे हुए हैं कि आप चाहे जहाँ भी रहते हो, कहीं भी पढ़ाई लिखाई आपने की हो, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि अगर हमने ठान ली है कुछ अपने मन में और निरंतरता के साथ अगर हम अभ्यासरत हैं तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं इसमें, आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर निजी सुरक्षा एक बहुत ही अलग क्षेत्र है। ये क्षेत्र आपने क्यों चुना? ऐसी सोच कहाँ से आई? बड़ा सीधी सी बात है मैम कि देश का जो पुलिस पब्लिक रेशियो होता है दुनिया के लेवल में अगर देखेंगे तो इंडिया में पर लाख पे करीब 900-950 आदमी के ये पुलिस पब्लिक रेशियो तो होना चाहिए करीब पर लाख के ऊपर में 3 से 4 हज़ार आदमी का। ठीक है। तो ये जो गैप है ये गैप कैसे पूरा होगा? सारा काम सरकार तो कर नहीं सकती है। तो किसी न किसी तो क्षेत्र को तो आगे आना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वाला क्षेत्र जो है जो शुरुआती दौर में जिसको चौकीदारी व्यवस्था कहते थे, इन्होंने ये काफ़ी आगे बढ़ा। और आज के डेट में तो ऐसी स्थिति है कि अब इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। हर किसी को सुरक्षा की ज़रूरत होती है, चाहे वो आप देखे होंगे ये कोरोना का काल अभी बीता है, सबके सब घर में बंद थे डर के मारे। स्थिति भी वैसे ही थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए थे हम लोगों के सुरक्षाकर्मी और भी कंपनियों के सुरक्षाकर्मी वो सब अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और सरकार ने उनकी सेवा को देखते हुए, इनकी महत्ता को देखते हुए इसको एसेंशियल सर्विसेज में भी डाल दिया। बाकी जैसे सब सर्विसेज होती हैं, फायर सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, उसी तरीके से निजी सुरक्षा का क्षेत्र भी जो है वो भी एसेंशियल सर्विस में आ गया। तो ये क्षेत्र दिनानुदिन बढ़ रहा है और इसकी महत्ता कभी घटेगी भी नहीं। और सरकार के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की सुरक्षा के मामले में, अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इवन सरकार तो क्वासी पुलिसिंग की बात करती है, क्वासी पुलिसिंग की बात करती है कि सारा काम सरकार नहीं कर सकती, कुछ ऑफलोड कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी निजी सुरक्षा के ऊपर में। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही अट्रैक्ट किया हमें, जिससे हम इस फील्ड में आए। जी। आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, सरकार ही क्या और जनता ही क्या, कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सबके साथ की ज़रूरत होती है। और तभी ये जो सिक्योरिटी है ये आप कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लेकिन सिर्फ सरकार की मैं बात नहीं करूँगी, ये निजी सुरक्षा है तो और भी कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, निजी सुरक्षा वो ले सकते हैं? किस तरीके से काम करती है ये? हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, जो भी है, चाहे वो इंडस्ट्री में है। देखिए निजी सुरक्षा के साथ साथ आपको इसको समझना पड़ेगा कि निजी सुरक्षा की जो आवश्यकता इंडस्ट्री को, क्योंकि ये देखिए ये एक अगर आप सुरक्षा का वातावरण तैयार करते हैं तो उस वातावरण से जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग इनडायरेक्ट उसके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री चलाने वाले हैं और आपके यहाँ कोई लॉसेज हैं, लीकेजेस हैं, और उसको अगर आप प्लग इन कर लेते हैं तो उससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है और आपका जो इनकम है वही इंक्रीज़ करता है। इनडायरेक्टली हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो बहुत सारे लोग जिनको भी आवश्यकता होती है, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, फैक्ट्री चला रहे हों, होटल हों, हॉस्पिटल हों, क्योंकि जो जहाँ कहीं भी लोग जाएगा उसको क्या चाहिए, उसको बिल्कुल उसको सुरक्षा सुरक्षा बहुत सुरक्षित, ज़रूरी है हाँ, और वो आप वातावरण मुहैया चाहिए। कराते हैं, हर जी, तबके के लोग, जी, हर जी, किसी को आप मुहैया कराते हैं। और दर्शकों, ये वक्त है हमारे योग का। जी हाँ, सुबह सवेरे रविवार का दिन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में और आपको दिखाते हैं क्या कुछ है हमारे योग बिहान में, हमारे योग के सेगमेंट में। देखते हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट। योग बिहान देखा अभी आपने और इसमें आपने पवन मुक्तासन की कई विधियां आपने देखी हैं और चलिए इसी के द्वारा हम स्वस्थ रहने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं राजेश कुमार कंठ, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और साथ ही साथ समाज सेवा के बारे में भी, क्योंकि वो एक समाज सेवी के रूप में भी कार्यरत हैं। हम इस सेगमेंट पे जाने से पहले उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है उसके, और ख़ासकर युवा वर्ग जो कि इसकी पढ़ाई भी अभी कर रही है। तो चलिए इसी बातचीत के क्रम को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि एक एंटरप्रेन्योर आप बने हैं, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई भी आपने की होगी, बहुत मेहनत किया होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मगर अगर मैं बात करूँ परिवार की, तो आपने कहा कि आप जिस परिवार से आते हैं वहाँ पे सारे लोग जॉब करते थे, कहीं ना कहीं एक ऑफिस में जाना, काम करना, वो 9 से 5 की ड्यूटी करनी है, वो बंधा हुआ था, सभी के रूटीन में वो बना हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी दर्शक होंगे जो कहीं ना कहीं रोज़गार कर रहे होंगे, कहीं कहीं किसी ऑफिस में कार्य कर रहे होंगे, मगर वो भी चाहते होंगे कि वो उद्यमी बने, अपना कुछ रोजगार करें। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा फिर वैसे परिवार से निकलकर और एक अपना कुछ करना, एक उद्यमी बनना, क्या कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने? चुनौतियाँ तो काफ़ी आई, क्योंकि पारिवारिक सोच की धारा में से के विपरीत जाना बड़ा जोखिम भरा होता है, बड़ा जोखिम भरा होता है। जी, जोखिम होता है, सही बात है। बहुत जोखिम होता है उसमें। और लोगों ने काफ़ी अपोज किया, घर में लोग अपोज करने लगे कि कहाँ किस तरह का काम करना शुरू कर दिए, कितना बढ़िया होता, कहीं जॉब करते, कुछ करते। तो खैर उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपने दिनकर की एक बहुत पंक्ति देखी, सुना होगा, पढ़ा होगा कि 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति अजय अपार, अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। ये क्या है? इसके मूल में निश्चय है। बिल्कुल। कि अगर आपने निश्चय किया, तो चूँकि मन में निश्चय था कि हमें करना है, और ये एक अच्छा निश्चय हुआ, क्योंकि बाद के चल के देखा देखी हमारे परिवार के कई लोगों ने जब देखा कि बड़े भैया, हम 4 भाई हैं जी, तो सबसे बड़े हम हैं, और हमारे बाकी के 3 भाई में से एक भाई भी बिजनेस में ही है, तो ये देखा देखी होता है। जी, जी। तो अनुकरण लोग करते हैं। और बिजनेस की सबसे बड़ी बात होती है कि आप खुद ही नहीं करते, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ तैयार कर देते हैं, उनको एक निश्चिंतता देते हैं कि अब आपको कहीं खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बना बनाया प्लेटफॉर्म है जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जी, तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप इसे आगे ले जा सकते हैं। जबकि रोजगार में है, आप खुद नौकरी में है कि आप करते हैं और ये आप ही तक सीमित होती है, फिर अगले को ढूंढना होता है। तो ये था जोखिम भरा, इसको हमने पार किया और ये शुरुआत कर दी। जोखिम जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि परिवार में बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कुछ विपरीत हम करने का ठानते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं हमारे परिवार में ओपोज करते हैं, कई बार मना करते हैं, और कई बार हमारे भीतर वो जोखिम भरा जो एक धारणा हो जाती है कि अब क्या करेंगे, अगर हम अच्छा अर्न नहीं कर पाए, अच्छी कमाई नहीं कर पाए, तब क्या होगा, सब लोग फिर हमें क्या कुछ कहेंगे, और ये लोग क्या कहेंगे की जो धारणा है ये फिर मन में घर कर जाती है। मगर बिल्कुल ठीक आपने बात कही है कि बहुत सारे कवियों ने भी ये कहा है कि जो हम अगर ठान ले और करना चाहते हैं, वो करके जब दिखा देते हैं ना लोगों को, तो वो एक उदाहरण के रूप में बन जाता है, और फिर वही उन पद चिन्हों को कई लोग फिर फॉलो करने लगते हैं, हमारे परिवार में ही क्या, हमारे समाज में ही क्या। जी, आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म आप बना देते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, मगर मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ आने वाली पीढ़ी नहीं, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आज जितने भी लोगों को आपने शामिल किया है ना कहीं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर दिया है। मगर
एक बिजनेसमैन होना, एक एंटरप्रेन्योर होना बहुत जोखिम भरा काम है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है। इसमें बेहतर करने के लिए क्या कुछ गूढ़ है मंत्र जो आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बेहतरी का तो कोई अंत है नहीं। आप हमेशा बेहतर की सोच अगर सोचेंगे, तो अगर आप पॉजिटिव हैं और हमेशा बेहतरी की सोच रखते हैं तो बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो आप बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम ही लोगों के क्षेत्र में है, को ले लीजिए, इसमें फिज़िकल सिक्योरिटी है, फिज़िकल सिक्योरिटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑडिट है, सिक्योरिटी सर्वे है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आ गया है सारा चीज़। तो चीज़ें हमेशा नया नया रूप ले रही है, तो आप हमेशा कुछ बेहतर करने की सोचेंगे तो आप इसमें कर सकते हैं, उसकी अपार संभावना होती है इसमें। तो जो कोई भी नए युवा कुछ करना जिस किसी भी क्षेत्र में है, अगर वो उसमें बेहतर करने की सोच रखेंगे और उसके लिए जो एवेन्यूज़ है उसको एक्सप्लोर करेंगे तो निश्चित है कि वो बेहतर कर सकते हैं इसमें। जी, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और अभी बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या पढ़ना है। आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप जब समस्तीपुर में रहे, आपने वहाँ से स्कूलिंग की, फिर कॉलेज भी आपने किया, फिर ये जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है इसमें आप आए, तो वहाँ से यहाँ तक का ये जो बदलाव एक रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना तो कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि जब हम हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ पढ़ेंगे। आपने ये मालूमात कहाँ से हासिल की और फिर वहाँ से एक मैनेजमेंट के दौर में आना, ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए, हमारी पढ़ाई जो है समस्तीपुर से, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वो। जी जी। और हमारा घर जो है समस्तीपुर ज़िला में रोसड़ा अनुमंडल है, वहाँ मेरा मूल गांव आता है देवधा करके। लेकिन हमारा जो स्कूलिंग है गांव के स्कूल में वहाँ हुआ और हायर मैट्रिकुलेशन भी वहीं से हुआ। लेकिन कर्म भूमि हमारा शाहपुर पटोरी समस्तीपुर ज़िला में ही है जी। जो शाहपुर पटोरी अंचल है। मेरा कॉलेज भी वहाँ से, मेरे पिताजी वहीं पर पोस्टेड थे जी। तो वहीं से हमने कॉलेज करना शुरू किया जो लेदनाई मिथिला यूनिवर्सिटी में। उसके बाद इस फील्ड में आने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा अभी भी हमारे वो मेंटर हैं रविंद्र किशोर सिन्हा जी हैं, जो खुद भी एक बहुत बड़े सफल उद्योगपति हैं बिहार के। उनके संपर्क में आने के बाद से उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटरिंग हमारा किया और एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, वहाँ से उसकी हमारा ओरिएंटेशन हुआ। फिर इस फील्ड में आने की इच्छा जगी। जो बच्चे हैं आज के डेट में जिनको इस फील्ड में आना है, अब तो कई सरकारें भी इस फील्ड को एक बाज़ाब्ता, इसकी यूनिवर्सिटी भी खुल गई है गुजरात में, और जो भी इंस्टीट्यूट जिससे हम लोगों ने शुरुआती दौर में अपने को अटैच किया था, वहाँ से भी लोग अपना कोर्स करके इस फील्ड को कैरियर के रूप में ले सकते हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में इसका डिस्टेंस एजुकेशन में इसकी पढ़ाई भी होती है, इसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चलता है। तो जो बच्चे, जो लड़के इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ से संपर्क करके वहाँ कोर्स करके इसको अपना स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं। उनके लिए मेरा ये सलाह है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह और बहुत सारा जो ज्ञान है वो आपने दिया कि किस तरीके से, किस कॉलेज में पढ़कर और किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और उद्यमी बनने के लिए या किसी जॉब को करने के लिए पढ़ाई करनी तो खैर ज़रूरी होती है, और पढ़कर ज़रूरी नहीं है कि आप एक रोज़गार करें, एक जॉब ही करें, बल्कि आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। दर्शकों, ऐसे ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ हम आज ग्रहण करने वाले हैं आज रविवार की सुबह में, मगर अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार फिर से आप सभी का स्वागत है दर्शकों। और आज बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में राजेश कुमार कंठ जी। उनसे हमने उद्यमी के क्षेत्र में बहुत सारी बातचीत की और बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी हासिल की कि किस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद कि बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम चाहते हैं कि हम स्वरोजगार करें। और पढ़ाई की मैं बात अगर
दरकिनार भी कर दूं, अगर उन लोगों के विषय में भी बात करूं जो कहीं ना कहीं रोज़गार कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, मगर अब वो चाहते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने, स्वरोजगार करें, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें अगर सबसे ऊपर जो योजना अभी चल रही है वो है स्टार्टअप इंडिया की बात मैं करूं तो वो भी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसके तहत आप सरकार के द्वारा भी लोन लेकर के अपने रोज़गार को शुरू कर सकते हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। और इसी विषय में और अधिक जानते हैं हम हमारे आज के मेहमान यानी कि राजेश जी से। आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी बिल्कुल सही बात कहा आपने कि अवसर तो कई हैं, जी अवसर तो कई हैं और सरकार की कई नीतियां भी हैं और नए जो युवा वर्ग आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे ट्रेंड ये स्टार्टअप की ओर काफ़ी इंक्लाइंड है और एक से एक स्टार्टअप है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वाईजू नाम का जो कंपनी है जो एजुकेशन के फील्ड में है उसको किसी स्टार्टअप ने ही स्टार्ट किया था, किसी यंग लड़कों ने ही किया था और आकाश इंस्टीट्यूट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप के रूप में बड़ी इस्टेब्लिश हो रही है। क्योंकि मेरा रिलेशन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी है, यहाँ वेंचर पार्क स्टार्टअप हम लोगों ने खोल रखा है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने, जहाँ जो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहें तो हमें कैसे कोई हमें ग्रूमिंग करें कि हम अपना कुछ कर सकें, तो उस वेंचर पार्क में आकर के वो संपर्क कर सकते हैं। उनको आइडिया मिलेगा, उनको रास्ता दिखाया जाएगा कि कहाँ से आपको वेंचर कैपिटल मिलेगा, किस तरह का आपका इंटरेस्ट एरिया है और उस इंटरेस्ट में आपका आइडिया में कितनी नोवेल्टीज़ है, वो आइडिया कितना सेलेबल है, वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारा यहाँ पे ग्रूमिंग होता है वेंचर पार्क में। तो हम सलाह देंगे बच्चों को कि आप वेंचर पार्क से, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के वेंचर पार्क से ज़रूर संपर्क करें और अपने लिए कोई रास्ता बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाएं। जी जो युवा है और कोई भी जो व्यक्ति है एक स्वरोजगार की ओर अगर उनकी जो रुझान है वो अब हो रही है तो सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्स भी हैं, वो भी आप करके आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कुछ अपने जीवन में और बहुत सारे लोगों का जीवन भी संवार सकते हैं। जैसा कि राजेश जी आपसे हमने शुरुआत में ही बात की कि आप गाँव के परिवेश से आते हैं, वहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की और अब आप पटना शहर में व्यवस्थित रूप से आप रहने लगे हैं, यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आप रहते हैं। लेकिन इससे इतर अगर मैं बात करूँ तो आप एक समाज सेवी भी हैं और समाज की ओर भी जो आपकी दृष्टि होती है वो हमेशा रहती है, आपकी जो रुख होती है वो हमेशा आप किए रहते हैं, उनकी कुछ बेहतरी के लिए आप कार्य करते रहते हैं। तो आपसे ही जानना चाहूँगी क्या कुछ कार्य अभी आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आदमी समाज से लेता है तो समाज को देना उसका फ़र्ज बनता है। बिल्कुल। तो ये इसी बात को ध्यान में रख के और हमने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है अपने माँ पिताजी के नाम से, जिसको सैलरमा फाउंडेशन कहते हैं। इसके तहत हम मेधावी किंतु निर्धन बच्चों को पढ़ाई में सहायता देना, जो नवोदित लेखक हैं, बच्चे हैं जो अच्छा लिखते हैं और उनकी जो रचनाएं होती है उनको वो संकलित रूप दे के किताब के रूप में पब्लिश करने में अगर कहीं दिक्कत आती है तो उसमें उनको सहायता देना, उसमें उनको फैसिलिटेटर के रूप में हेल्प करना। किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्याएं होती है, अगर कहीं दिक्कत है तो उसमें उनको हेल्प करना, ये सारे काम अभी हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने उसमें एक नया चीज़ ऐड किया है जो कि सैलरमा मिथिला कला केंद्र, जो हमारा घर है अभी वर्तमान में शाहपुर पटोरी में, वहाँ अभी जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल आने में बहुत सारे क्षेत्र के लोगों को सफ़र करना पड़ा, इसमें एक कला क्षेत्र भी था। तो वहीं से एक अच्छे कलाकार को हेल्प करने की नीयत से रख के उस केंद्र को स्टार्ट किया गया है और उसमें जो बहुत सारी महिलाएं हैं, जो ग्रुप उनका तैयार हो रहा है जिससे उनको आमदनी का जरिया बने, हम उनके लिए मार्केट तैयार करते हैं और जिससे उनको आमदनी मिलता है, लगातार मिल रहा है। तो ये एक नया एडिशन है इस समाज सेवा के फील्ड में जो हमने शुरू किया है। और ये समाज सेवा की जो प्रेरणा है या जो भी बात कहेंगे, अगर ये कहेंगे तो ये हमारी माता जी इसके पीछे में उनका स्रोत रही है। जी। मैथिली अगर जानते होंगे, हम जो कि मिथिला से हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा कहा करती थी हमारी माँ
कि बउआ दरवाजा पर कोई आवे तो ओकरा वापिस नहीं करे के चाहिए, आ एते कम से कम सक्षम बन कि केकरो कुछ कह सकत हो। जी बिल्कुल। तो वो जो बात थी वही प्रेरणा हमारे लिए काम करता है, वहीं से उद्यम करने की भी प्रेरणा मिलती है, ताकत मिली, वहीं से फिर समाज में भी हेल्प करने के, समाज सेवा का भी हमने शुरुआत किया था। जी बिल्कुल। और प्रेरणा मिली आपको क्योंकि जब हम परिवेश में रहते हैं, अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, पारिवारिक परिवेश में पलते बढ़ते हैं, तो बहुत सारी अच्छी बातें हम सीखते हैं और तभी कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी हासिल करते हैं। और हासिल करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनना एक अलग बात हो जाती है। जब तक हम एक अच्छे मनुष्य नहीं हैं तब तक समाज की सेवा तो क्या, हम खुद की भी सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। और बहुत सही आपने बात कही कि प्रेरणा आपको वहाँ से मिली। मगर आज की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उसी के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। सारी चीज़ें आप अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके अलावे हमारा एक परिवार भी होता है जिसे हमें वक्त देना होता है, उनके प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें भी हमारा समय ज़रूर चाहिए होता है। तो ये सारा कुछ करते हुए ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये किस प्रकार कर पाते हैं आप? जी, ये बहुत माकूल प्रश्न आपने किया और इसकी शिकायत हमेशा घर में रहती है कि आप समय नहीं दे पाते हैं। हम तो धन्यवाद देंगे अपनी धर्मपत्नी जी का, जिनका काफ़ी सहयोग रहता है और कभी आज तक उन्होंने हमारा जो समय इतना बाहर निकलता रहता है उसके ऊपर में प्रश्न नहीं किया। और वो कुछ ज़्यादा धर्मपरायणा है, पूजा पाठ ज़्यादा करती हैं, तो उनका भी एक इमोशनल कहिए या डिवोशनल कहिए एक स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होता है। समय निकाल के कभी कभी देना होता है, समय देते ज़रूर हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, एक बेटी है एक बेटा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं सबके सब, तो समय निकलता है। लेकिन जब भी कभी समय मिलता है तो ये ज़रूर सोचते हैं कि हम अपने घर में बिताएं, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ बिताएं जी और देना हो। बिल्कुल। जो वक्त मिलता है वो आप परिवार को देते हैं। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि जो हमारे जीवन साथी होते हैं उनका जब तक सहयोग ना हो तो हम कहीं ना कहीं आगे नहीं कुछ बेहतर कर पाते हैं, उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे आप कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर लूँ, उद्यमी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, आगे की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आप और आगे क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं आप? आगे के प्लानिंग के रूप में अगर आप कहें तो सबसे पहले है कि इस रोज़गार का जो क्षेत्र है इसको हम और बढ़ाएंगे जी। नए नए क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का प्रेशर देखेंगे हिंदुस्तान में तो ये दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में जो गैप है जी वो अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। जी। तो अगर आप उसमें फैसिलिटेटर के रूप में अगर आप बढ़िया करते हैं और आप इसमें इसको बढ़ाते हैं तो लोगों को फ़ायदा होगा इससे। तो फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम अपना जो दायरा है इसको बढ़ाएं, साथ ही साथ ये जो सामाजिक समाज सेवा का जो क्षेत्र है इसको भी हम गांव-गांव तक फैलाने का विचार रखा है, ताकि और भी लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ लें, और भी लोगों तक आप जो सेवा है वो देना चाहते हैं। यूं ही दर्शकों बहुत सारी और बातचीत हम करने वाले हैं आगे, मगर अभी वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दर्शकों, ब्रेक के उस पार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजेश कुमार कंठ जी, जो कि एक उद्यमी है और उनसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को भी हमने जाना। लेकिन उनके विषय में मैं बताऊं कि वो सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और आप जो भी दर्शक देख रहे हैं और इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो उसमें क्या कुछ ट्रेनिंग्स हमें लेनी होती है उसके विषय में हम ज़रूर बात करेंगे। कि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था जब मैंने परिचय दिया था हमारे आज के ख़ास मेहमान का कि वो एक ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो चलिए इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे। राजेश जी, आप एक ट्रेनर हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट की मैं बात करूँ इसमें भी आप ट्रेनिंग्स देते हैं, क्या कुछ ट्रेनिंग्स लेनी होती है लोगों को, क्या कुछ आप करते हैं? या बिल्कुल, ट्रेनिंग से पहले आप समझ लीजिए कि रिक्रूटर के रूप में हमारा क्या रोल होता है। रिक्रूटर के रूप में हमें सबसे पहले जो एम्प्लॉयबल यूथ है उसे सेलेक्ट करना होता है, उसे पहचानना होता है। और एज ए रिक्रूटर गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने क्या जो श्रम विभाग है वो हम लोगों को अपने यहाँ
एज अ रिक्रूटर के रूप में निबंधित करके रखा है। उनके यहाँ जब कभी भी उनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, आप जानते हैं, जहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ लोग अपने रोज़गार के लिए खुद को निबंधित करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटर के रूप में तो वहाँ रोल हो गया। अब आइए ट्रेनर के रूप में। ट्रेनर किसी भी व्यक्ति को जिस काम को लिए करना है, उसमें जब तक आप उसको प्रॉपरली उसका पैकेजिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, स्किल इनपुट नहीं करेंगे, तब तक वो उसके लायक बनता नहीं। तो चूँकि निजी सुरक्षा का क्षेत्र है, जिसमें सिक्योरिटी भी है और सेफ्टी भी है, तो शुरुआत सिक्योरिटी से ही करते हैं। सिक्योरिटी में किसी को फिजिकल सिक्योरिटी में अगर किसी को जाना है, तो फिजिकल सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले उसको सिक्योरिटी ड्यूटी क्या होती है उसके बारे में बताना होता है। गेट मैनेजमेंट क्या है, पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होती है, किस तरीके से आप एरिया को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किस तरीके से किसी चीज़ को सस्पेक्ट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस सब के बारे में उसको बताना होता है। जहाँ तक बात सेफ्टी की है, तो सेफ्टी में सबसे पहले सिक्योरिटी फायर सेफ्टी आता है। फायर के बारे में उसे बताना पड़ता है कि फायर क्या क्या है, किस तरीके का फायर को कैसे हम हैंडल करेंगे, बुझाएंगे, या कैसे प्री इम्प्ट करेंगे। वो इस तरह की घटना हो भी नहीं, कैसे प्री इम्प्ट करेंगे, उसका क्या मेजर्स हैं, इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताने से लड़के लोगों का जो ओरिएंटेशन है वो इस लायक तैयार हो जाता है कि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ये कोई वन टाइम चीज़ है नहीं, ये एक रेगुलर फेनोमेना है, ये हमेशा चलते रहता है। किसी को आज ट्रेन कर दिया इसका मतलब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। समय और परिस्थिति के हिसाब से फिर उसको रिफ्रेश करना होता है। तो जब जैसा डिमांड होता है उसको रिफ्रेशर कोर्स, ट्रेनिंग और फिर एडवांस ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग, बिल्कुल वर्कशॉप के थ्रू वो सब चलता रहा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है कि ट्रेनिंग निरंतरता की बात है और हमेशा चलती रहने की बात है। जी हाँ दर्शकों, तो जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आप अगर सिक्योरिटी सेफ्टी मैनेजमेंट में भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्रेनिंग्स लें और निरंतर आप ट्रेनिंग्स लेते रहें। बल्कि इसी क्षेत्र की मैं बात नहीं करूँगी, किसी क्षेत्र में अगर आप जाना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहें और ट्रेनिंग्स लेते रहें, तभी आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। इसमें एक चीज़ और जोड़ दें मैम, ये जो सामाजिक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि आप मिथिला पेंटिंग्स ये उसी कला केंद्र के द्वारा बनाया हुआ है, जो ट्रेनिंग के ये आपके लिए जी बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत आपके लिए बनाया गया है। और मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व भर में अब धूम मचा रही है। और यहाँ पर इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद थे राजेश कुमार कंठ जी, जिनसे हमने उद्यमी के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। और अब वक्त हो चला है आपके प्यारे प्यारे ख़त हम तक लिख भेजने का। तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन या फिर अपना कागज़ और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। और दूरदर्शन बिहार अनवरत पर यूं ही कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहेगा, जिसमें कि आप दोपहर के 2 बजे देख सकते हैं कार्यक्रम मुल्ला नसीरुद्दीन, जिसका आप 13वां भाग आज देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ दोपहर के 2:30 पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम मेलोडी ऑफ उषा उत्थुप। जी हाँ, और ये सारी प्रस्तुतियाँ पटना दूरदर्शन के द्वारा ही होने वाली है। और यूं ही पूरे दिन आप दूरदर्शन से जुड़े रहें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम, बहुत सारे जानकारी वर्धक कार्यक्रम आप देख पाएंगे केवल और केवल दूरदर्शन बिहार पर। जी हाँ दर्शकों, और अब वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। फिर आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।